हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थर्स्टन एंड मल्टी फैक्टर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। अब देखिए, इन द प्रीवियस वीडियो हमने इंटेलिजेंस का जो बेसिक कंसेप्ट था वो किया था, साथ ही में दो हमने जो थ्योरीज थी गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट, ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी एंड गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, वो हमने अच्छे से डिस्कस की है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो प्रीवियस वीडियो है, आपको इसका फोल्डर मिल जाएगा अलग से सीडीपी का, चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर सीरीज़ में आपकी सारी ये सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। इफ़ यू आर न्यू हेयर तो आपको वो आई सजेस्ट कि स्टार्टिंग से सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड होता है प्रीवियस वीडियोस के साथ, ठीक है। जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स, वो हम आने वाली वीडियोज़ में उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ शॉर्टकट वो वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर द बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, दिस इज पार्ट 2 ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज। ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है थर्स्टन ने और मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। अब देखिए, ये दोनों थ्योरीज मैंने एक वीडियो में क्लब क्यों की हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इन दोनों में। तो ये दोनों हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, तो आपको इनका जो डिफरेंस है वो भी पता लग जाएगा। एंड स्पेशली थर्स्टन और थॉर्नडाइक, ये आई गेस TH से स्टार्ट होता है ना नाम, तो मे बी इसी कारण आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है इन दोनों के रिलेटेड वो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। सो स्टार्टिंग विद ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये दी है थर्स्टन ने और ये है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। स्पीयरमैन की थ्योरी में क्या बात की थी, एक इन्होंने बोला था कि जी फैक्टर है जनरल फैक्टर, जो मेंटल एबिलिटी हर पर्सन के पास होती है, ठीक है, जो है इनहेरिटेड फ्रॉम द हेरिडिटरी हम कह सकते हैं। और स्पीयरमैन ने क्या कहा था, एक होता है एस फैक्टर, जो स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी होती है हर बच्चे की, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से होती है। किसी के एस फैक्टर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। लेकिन जो थर्स्टन है, इन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, कोई जनरल या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इन्होंने दी हैं हमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अभी हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं पहले। तो उन्होंने बोला कि अगर मेंटल एबिलिटी है कोई पर्सन की, कोई भी टास्क अगर हमने करना है तो उसमें हमारी मेंटल एबिलिटी लगती है, ठीक है। अगर मैं आपको टीच भी कर रही हूँ तो भी मेरी मेंटल एबिलिटी लग रही है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपकी मेंटल एबिलिटी यूज़ हो रही है कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स याद रह रहे हैं या कुछ पॉइंट्स आप याद रख रहे हो, या फिर अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ है। एवरी सिंगल टास्क नीड्स मेंटल एबिलिटी। तो अब इन्होंने कहा है कि मेंटल एबिलिटी अगर होती है ना, कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ABC, अगर कोई आप एक टास्क कर रहे हो तो उसके लिए कोई G या S फैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे आपके मेंटल एबिलिटी के फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, कोई अदर टास्क कर रहे हो उसके लिए आपको क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स हम बोलते हैं, ठीक है। क्लस्टर ऑफ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। कॉमन मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, बेसिकली कॉमन मेंटल एबिलिटीज़, कोई भी आप टास्क करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, जो हर टास्क के लिए आप एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, इनमें एक क्या होता है, प्राइमरी फैक्टर। एक प्राइमरी फैक्टर जो पूरी इन एबिलिटीज़ के लिए कॉमन होता है या इस चीज़ को डिनोट करता है। तो ऐसे जो ये है अनदर मेंटल एबिलिटी, इनका भी एक प्राइमरी फैक्टर होगा, ठीक है। कोई और आप टास्क कर रहे हैं उसके लिए जो आपका क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ यूज़ हो रहा है, उसका भी एक कोई ना कोई प्राइमरी फैक्टर होता है, ठीक है। और ये जो सभी के अलग अलग प्राइमरी फैक्टर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इन सभी का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, सभी इंडिपेंडेंट प्राइमरी फैक्टर्स हैं। इसका अपना प्राइमरी फैक्टर है, इस चीज़ का अपना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टास्क कि आप कौन सा टास्क यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी कौन कौन सी मेंटल एबिलिटी यूज़ हो रही है, तो उसका एक प्राइमरी फैक्टर होता है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं सभी, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सभी प्राइमरी फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई लेना देना नहीं किसी के साथ, सिर्फ टास्क को देखकर वो प्राइमरी फैक्टर अपना फॉर्म में आता है।
ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो इसकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं हम वो देख लेते हैं। देखिए 7 PMA 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये आपने याद रखनी है। किसने दी हैं? ये थर्स्टन ने, ठीक है। थर्स्टन ने क्या दी है? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो नेम आपको याद रह जाएंगे। इसके बाद जब हम थॉर्नडाइक की करेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। तो अभी हम 7 इसके मेंटल एबिलिटीज़ देखते हैं। सो हेयर यू कैन सी द 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। हमने डिस्कस किया है ना कि हर जो क्लस्टर होता है उसमें एक एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है। तो वो इन्हीं 7 में से कोई एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है कोई भी टास्क करने के लिए। अब देखिए ये सभी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। इन सभी का अपना मीनिंग है। डिस्कसिंग दिस, सो फर्स्ट इज वर्बल मेंटल एबिलिटी। जैसे आपने रीजनिंग डेफिनेटली की होगी, अगर आप बीएड में भी आए हैं तो एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया होगा। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में ना क्या होता है, वर्बल रीजनिंग होती है जहाँ पे आपको उसके वर्डिंग को समझना होता है। फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश की CDP करेंगे या फिर इंग्लिश की प्रॉपर ये देखेंगे ना, टेट के पेपर के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। चाहे इंग्लिश है, हिंदी, पंजाबी, सभी लैंग्वेज जिसका कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, तो वहाँ पर उसके वर्ड्स को समझना, फिर दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना। तो क्वेश्चन वर्ड्स को समझने तक का जो लेवल होता है वो होता है वर्बल मेंटल एबिलिटी, कि आप वर्बली उस चीज़ को किस तरह अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह आप समझ पा रहे हैं जो भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। यहाँ पर है सिर्फ अपने माइंड में एब्जॉर्ब करने तक की बात। उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी अब आपने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो वर्ड फ्लुएंसी में क्या होता है कि आपके सामने अगर कोई भी न्यू वर्ड्स आपको बहुत इंस्टेंटली बनाने हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या है, कितनी फ्लुएंटली, हम बोलते हैं ना हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब बिल्कुल फॉर्म में और एकदम से इंस्टेंट, ऐसे नहीं है कि रुक रुक कर आप बोल रहे हैं। तो वर्ड फ्लुएंसी भी ऐसी होता है। आपने एक गेम खेली होगी, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक तो होती है अंताक्षरी, जैसे हम खेलते हैं ना, हमें वर्ड दे दिया, स्टार्टिंग का वर्ड दे दिया या फिर एंडिंग का वर्ड दे दिया, तो हमने उससे झट से सॉन्ग सोच कर गाना होता है। तो वो क्या होगी, वर्ड फ्लुएंसी। आपको वर्ड दे दिया, आपने अलग अलग न्यू वर्ड्स फ्रेम करने हैं उससे, ताकि आप अंताक्षरी में उसका सॉन्ग गा पाएँ। या फिर एक होती है कि नेम प्लेस एनिमल थिंग, अगर आप सभी ने खेली हो, बचपन में हम सभी खेलते थे। एक लेटर सपोज हमें L दे दिया, तो L से ही हमने नेम लिखना है, प्लेस लिखनी है, एनिमल एंड थिंग। 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता था या फिर 15 सेकेंड का। तो ये चारों चीज़ें हमें उतने टाइम में लिखनी है। तो ये भी क्या है, वर्ड फ्लुएंसी। लेटर दे दिया, स्टार्टिंग वाला लेटर हो सकता है, एंडिंग वाला लेटर हो सकता है, या फिर मिड लेटर भी हो सकता है। ये सिर्फ मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो वर्ड फ्लुएंसी में आपको कहीं से भी कोई लेटर दे सकते हैं या फिर वर्ड दे सकते हैं, तो आप कितने फ्लुएंटली और कितने स्पॉन्टेनियसली उसका आंसर करते हैं, ठीक है, वो क्या आता है वर्ड फ्लुएंसी के अंदर। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये जो नेम प्लेस एनिमल थिंग वाली एग्जाम्पल है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, एंड आई होप आपने ये एग्जाम्पल आज तक इसके रिलेटेड सुनी भी नहीं होगी। देन इज स्पेशल एबिलिटी, एज द नेम सजेस्ट, स्पेशल इज रिलेटेड टू स्पेस, ठीक है। सपोज आपने नए घर में शिफ्ट करना है, तो हमारे पास कितने कमरे हैं, कितनी जगह है, कौन से कॉर्नर पे क्या चीज़ रखनी है, स्पेस को यूटिलाइज किस तरह से करना है, यूटिलाइज नहीं एक्चुअली बेस्ट यूटिलाइज किस तरह से करना है। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है, जो बच्चे इस फील्ड में जाते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनके पास डिज़ाइन होता है, पूरी स्क्वायर में एरिया होता है ना, कि कितने स्क्वायर यार्ड में कितना एरिया है आपके पास, उसको कवर करना है। उसमें फिर हमने 2 रूम्स बनाने हैं, वॉशरूम बनाना है, पूजा रूम बनाना है, यहाँ पे पोर्च बनाना है गाड़ी के लिए, है ना, बैक एरिया छोड़ना है थोड़ा सा। तो ये सब डिज़ाइन स्पेस को देखकर आर्किटेक्चर बोलते हैं, इसको आर्किटेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या आता है स्पेशल एबिलिटी में, कि आप गिवन स्पेस को किस तरह से बेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। तो जिनके पास स्पेशल एबिलिटी वाला फैक्टर है, जैसे घर में शिफ्ट करने की बात की, तो आप बाकी सभी फैक्टर्स भूल जाते हैं। वर्बल मेंटल एबिलिटी से आपने क्या लेना, स्पेशल मेंटल एबिलिटी आपकी उस टाइम पे यूज़ हो रही है, ठीक है। स्पेशल मेंटल एबिलिटी की ये स्पेस को किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। देन इज परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल इज रिलेटेड टू परसीव। परसीव करना किसके थ्रू, हमारी जो सेंसेस हैं,
हमारी सेंसेस के थ्रू परसीव करना। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आजकल तो मोबाइल में भी इतने हैं कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पिक्चर्स, है ना। 2 पिक्चर्स आपको दी जाती हैं और आपने उन दोनों में से डिफरेंसेस साथ साथ फाइंड आउट करने हैं। बच्चे मोबाइल में कितनी सारी गेम्स खेलते हैं। तो ये हमारी परसेप्शन होती है, हमारे सेंसेस होते हैं। यहाँ पर कौन सी सेंस यूज़ हो रही है? विजन, देखना, है ना, आइज़, कि कितनी आपकी तीव्र नज़र है कि उस चीज़ को आप देख पाएँ, है ना। जैसे सेंसेस अक्सर ड्रेसिंग सेंस में बहुत यूज़ होती है। जब भी कोई शादी के लिए तैयार होकर जाते हैं या फिर कहीं पार्टी में जाते हैं, तो स्पेशली गर्ल्स में ये चीज़ होती है, उनकी जो देखने की शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं किसने कौन सी ज्वेलरी पहनी है ना, क्या ड्रेसअप किया है। इवन सिंगल थिंग काफ़ी गर्ल्स की हैबिट होती है नोट करना। तो वो क्या होते हैं, अपनी सेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर। क्लियर। देन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। जो भी पजल्स आप जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, ठीक है, सॉल्व करना होता है कोई भी मैथ का सम या फिर रिडल्स। आपने एक एग्जांपल देखी होगी, आई थिंक स्पेलिंग मैंने सही लिखे हैं, सुडोकू की एग्जांपल होती हैं जिसमें आपके पास 9 कॉलम्स बने होते हैं कुछ इस तरह से, और आपने 1 से लेकर 9 तक नंबर अरेंज करने हैं इसमें। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं, तो कोई भी नंबर आपने किसी ब्लॉक में रिपीट नहीं करना होता है, और डायगनली भी 1 to 9 होने चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 1 to 9। तो ये भी क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की आपकी एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई ये चीज़। देन नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करना, तर्क वितर्क, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक फाइंड आउट करना, क्वेश्चनिंग देखना, ठीक है। तो वो क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी। ये हम काफ़ी कर चुके हैं, कंपैरिजन हो जाता है। देन इज मेमोरी एबिलिटी, मेमोराइज करना, किसी भी चीज़ को आप कितनी फास्ट लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लर्न करने के बाद कितना उसको रिकॉल कर सकते हैं एंड कितना उसको मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोरी आपकी कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर पे गए, फर्स्ट टाइम गए, उसके घर की रास्ता जो है बहुत जिगजैग वे से है, तो अगर आप सेकंड टाइम जाएंगे, क्या आपको वो रास्ता याद रहेगा या नहीं रहेगा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। तो ये है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। वर्बल मेंटल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। इनका मीनिंग आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वर्ड्स आपको याद रखने भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक आधे वर्ड लिखकर आपसे पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी गिवन बाय थर्स्टन, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको नेम ही याद नहीं होंगे फिर आप कैसे लिखेंगे? क्लियर। और इस तरह का क्वेश्चन आया भी हुआ है टेट के पेपर में, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। सो ये वर्ड्स आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, और ये साथ के साथ बच्चों आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स ही आपके काम आएंगे, क्योंकि आप अपनी वर्डिंग में, ठीक है, अपने शॉर्टकट्स हम लिखते हैं। सो दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। सो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है ये दी है E.L. थॉर्नडाइक ने, और ये भी क्या है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। थर्स्टन भी क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और थॉर्नडाइक भी क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आपको थॉर्नडाइक के साथ साथ थर्स्टन का नाम ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ आप याद रखें, इसको ना E.L. थॉर्नडाइक याद रखें और उसको थर्स्टन अकेला, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये जो थ्योरी आई थी ये इन्होंने प्रपाउंड की थी इन द ईयर ऑफ 1920। अब ये भी क्या थे, स्पीयरमैन की जो थ्योरी है, G फैक्टर और S फैक्टर, उसमें बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे कि कोई भी जनरल फैक्टर या फिर स्पेसिफिक फैक्टर जो है नहीं होता, लेकिन हम यूज़ करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स। जब भी हमने कोई भी टास्क करना होता है तो हम मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ करते हैं मेंटल वर्क में, ठीक है। कोई भी हम मेंटल वर्क कर रहे हैं, वी यूज़ मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस एक काम करने के लिए। समझ में आ गया? अब देखिए, ये कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें 4 चीज़ों का पहले पता लगाना पड़ेगा। वो 4 चीज़ें क्या है वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहला है लेवल। लेवल किसका, टास्क का, जो आप टास्क कर रहे हैं या फिर मेंटल एबिलिटी जिसमें आपकी लग रही है, जो काम आप कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है ना इजी क्वेश्चंस, फिर क्या होता है मॉडरेट लेवल, एंड देन इज हार्ड या फिर डिफ़िकल्ट लेवल। तो इन तीनों में से कोई एक पहले देखा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये टास्क का लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। उसके हिसाब से ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि
इजी है तो उसमें इंटेलिजेंस कम लगनी चाहिए, बंदे को जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो रेंज क्या है, देखिए रेंज हाउ मेनी टास्क अ पर्सन कैन डू एट वन टाइम। जैसे कंप्यूटर को हम कहते हैं ना कि क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। एक साइड में सॉन्ग्स चल रहे हैं, हमने डाउनलोड पे लगाया हुआ है एक पीडीएफ और साथ में प्रिंट निकल रहा है, तो एक टाइम पे कितने सारे टास्क हो रहे हैं। उसी तरह से एक टाइम पे कितने सारे काम एक पर्सन कर सकता है। बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किचन में काम करना है तो एक साइड पे तवे पर पराठे बन रहे हैं, दूसरी साइड में फ्राई पैन में चाय बन रही है, ठीक है, और थर्ड यहाँ पे सपोज स्वीट कॉर्न बॉयल हो रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग। एक टाइम पर कितने काम एक पर्सन कर सकता है। तो ये तो मैंने किचन की एग्जांपल दे दी। रियल लाइफ में कोई भी आप काम करते हैं तो ये चीज़ें साथ में एग्जाम्पल आप फ्रेम आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी टास्क अ पर्सन कैन डू एट वन टाइम, ठीक है, टास्क एट वन टाइम। एक्चुअली ये नंबर ऑफ टास्क होना चाहिए, नंबर ऑफ टास्क एट वन टाइम, कितना टास्क कर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है। अब होता है एरियाज। अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हैं तो आपके किन किन एरियाज की थिंकिंग उसमें लग रही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंकिंग यू आर यूजिंग टू डू एनी वन पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो कितनी तरह की आपकी थिंकिंग उसमें यूज़ हो रही है, वो क्या है, एरियाज़। कितने एरियाज़ की थिंकिंग आप उस चीज़ में लगा रहे हैं। या फिर जैसे हमने स्पेशल एबिलिटी की थी ना कि अगर आर्किटेक्ट है तो उसमें कितने तरह की वो एबिलिटी अपनी यूज़ कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन करने में मैथमेटिक्स भी यूज़ हो रही है, ठीक है, वास्तुशास्त्र भी समझ लीजिए यूज़ हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं। तो कितनी थिंकिंग उसको यूज़ करके वो टास्क कंप्लीट हो रहा है, ये क्या है, एरिया, ठीक है। देन इज स्पीड, स्पीड वही कि आप कितनी स्पीडली किसी काम को कर सकते हो ताकि वो कंप्लीट हो जाए, ये क्या हो गया, स्पीड। अब ये चीज़ें अगर चारों चीज़ें पता लग जाएं तो क्या है, हम मेजर कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन की इंटेलिजेंस को। अब इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है जो अब हम देखते हैं। सो देखिए 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो ये कहते हैं कि होती है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस। अब जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि अगर हम जज करना चाहते हैं किसी भी बंदे की इंटेलिजेंस को, क्या चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो सिर्फ आप एक नॉलेज की तरह रखिए, एक आधा क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, लेकिन दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लो कि 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी हैं। एब्स्ट्रैक्ट होती है जो बुकिश नॉलेज के साथ रिलेटेड है, ठीक है, जो पर्सन इन चीज़ों को समझ सकता है अच्छे से, बुकिश नॉलेज है, जिनको साइंस के बारे में पता है, कोई सिंबल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में। देन सोशल इंटेलिजेंस में क्या आता है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज। इंट्रापर्सन मतलब इंट्रा, खुद के अंदर, सेल्फ की नॉलेज होना, दैट इज इंट्रापर्सनल, ठीक है। हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पढ़ा हुआ है कि खुद को आप कितना समझते हैं अपने बारे में, क्लियर। इंटरपर्सनल क्या होता है कि खुद को जानना दूसरे की नज़र से, जब आप दूसरों के साथ होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल विद द सोसाइटी, हमने किया था ना लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, तो ये हमने जो आई एंड मी थ्योरी की थी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, आपको वहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। इंट्रापर्सनल होता है खुद के साथ, जैसे क्लास में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंट्रा क्लास कॉम्पिटिशन होता है खुद के सेक्शन। फॉर एग्जांपल क्लास 5A है, ठीक है, 5 सेक्शन है इसके, ABCDE। तो इंट्रा क्लास कंपटीशन क्या हुआ, एक क्लास के बच्चों में ही कंपटीशन हुआ और उसमें 6 बच्चे सिलेक्ट कर लिए गए, सभी में से 6 बच्चे सिलेक्ट कर लिए गए। उसके बाद इंटर क्लास कंपटीशन हुआ, इन क्लासेस का कंपटीशन हुआ, फिर इसमें 3 विनर्स निकाले गए। समझ में आ गई, एक क्लास के खुद में हुआ इंट्रा और इंटर हुआ दूसरे सेक्शंस के साथ, ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट इज कंक्रीट। कंक्रीट हमने बात की थी, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज टचेबल, ठीक है। उस चीज़ को सामने हम अपने देख रहे हैं तो उसको सीखना इजी होता है। तो कंक्रीट इंटेलिजेंस बताती है जिनको डिवाइसेस के बारे में पता है ना, मशीन के बारे में पता है। अब स्मार्टफोन ऐसा डिवाइस है जिसको सभी यूज़ करना जानते हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा आता है, बड़ों को सिखा जाते हैं वो कि व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आप डिलीट कर सकते हो, ऐसे हाइड कर सकते हो ना। हम अगर अपना स्टेटस हाइड करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर से तो वो भी बता देंगे कि भैया आप ऐसे कर सकते हो, एंड सो ऑन। डिवाइस की नॉलेज जिसको है, या फिर किसी मशीन की नॉलेज है, या फिर कंक्रीट थिंग की नॉलेज है, तो वो क्या किस में आती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये मल्टी फैक्टर
थ्योरी गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक भी होती है कंप्लीट। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये दोनों थ्योरीज में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और इनको आप अलग अलग से देखने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इसकी जो और थ्योरीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग।